ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे अब एक नए जंग के शुरुआत होने की जो संभावना बन रही है। सवाल उसमें यह है कि आखिर अमेरिका किसका साथ देगा, यानी बात हो रही है तुर्की और इजराइल की। देखिए, इस वक्त पश्चिम एशिया में तनाव का एक नया खतरा देखने को मिल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक नया मोर्चा युद्ध का खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार टकराव का केंद्र सिर्फ इजराइल और उसके पारंपरिक विरोधी नहीं है, बल्कि नाटो का प्रमुख सदस्य देश तुर्की और इजराइल है। अब सीरिया से लेकर भूमध्य सागर तक इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ती सैन्य होड़ और तीखी बयानबाजी ने वैश्विक कूटनीति में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल अमेरिका की भूमिका को लेकर खड़ा हो गया है। अभी हाल ही में समाप्त हुए ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान वॉशिंगटन और तेल अवीव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए थे। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ रणनीतिक और सैन्य अभियान चलाए थे। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल अलग और नाजुक है। एक तरफ इजराइल है जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे करीबी और गैर नाटो सहयोगी और रणनीतिक साझेदार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की है जो नाटो का एक बेहद शक्तिशाली और अहम सदस्य है, जिसकी सेना नाटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। और अगर तुर्की और इजराइल के बीच सैन्य टकराव और गहराता है तो वॉशिंगटन के सामने एक बड़ा कूटनीतिक धर्म संकट खड़ा हो जाएगा कि क्या अमेरिका अपने पुराने और पारंपरिक सहयोगी इजराइल का साथ देगा, या फिर नाटो गठबंधन की मर्यादा और अपनी सामरिक प्राथमिकताओं को देखते हुए तुर्की के साथ संतुलन बना पाएगा। इधर सीरियाई हवाई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच शुरू हुए टकराव ने अमेरिका को एक बेहद मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर अब एक अलग जो स्थिति देखने को मिल रही है अमेरिका के सामने, अमेरिका का अगला कदम होगा क्या। हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी पीके सहगल सर, ये जो स्थिति अमेरिका के सामने आ गई है, अब होगा क्या, जरा इसके बारे में समझाइए। क्या तुर्की का साथ देगा या फिर अपने पुराने सहयोगी इजराइल के साथ खड़ा नजर आएगा अगर सैन्य टकराव तुर्की और इजराइल के बीच में होता है तो? देखो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अब अर्दोगन के साथ में, जो तुर्की के प्रेसिडेंट है। उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ भी है। जहाँ तक अगर इन दोनों का आपस में मुठभेड़ हो जाती है तो अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। अमेरिका की जबरदस्त कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए, क्योंकि अगर ये बाई चांस जंग होता है, जो मेरे मुताबिक नहीं होगा, अगर ये जंग होता है तो मिडिल ईस्ट में और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। टर्की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है, वो नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को प्रोटेक्ट करता है बहुत बड़े पैमाने पर। ब्लैक सी में, एजियन सी में और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में उसकी आवश्यकता है। बहुत सारी जगह पर इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जो अमेरिका के लिए और नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है, नेटो जो है इस समय हर प्रकार से इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर। उसके बाद ना तो मिलिट्री रिसोर्सेज है ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं टू कम टू एनीबॉडीज एड। आर्टिकल 5 का इस्तेमाल भी किया जाए तभी भी नेटो जो है किसी प्रकार से इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा और ना ही चाहेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि रशिया यूक्रेन की वॉर में वो इतने बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है कि उनके पास ना तो अभी मिलिट्री रिसोर्सेज हैं और ना ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस इशू को सुलझाया जाए। जहाँ तक तुर्की का ताल्लुक है, तुर्की चाहता है कि जो सीरिया है, जिसके साथ उसके बहुत लंबे बॉर्डर है, सीरिया में एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग सरकार हो जो हर प्रकार से, और तुर्की के अंकारा के इन्फ्लुएंस के नीचे कार्रवाई करे। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक चाहता है, इसराइल साफ तौर पे नहीं चाहता कि एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सीरिया हो जो उसके नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर एक किस्म से उसके लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में दोनों के बिल्कुल। और इसराइल ने 18 अगस्त को एक नॉर्दर्न सीरिया में एक एयरबेस के ऊपर हमला किया, ये कहकर कि उसको मिलिट्री बेस बनाना चाहता है टर्की, जबकि टर्की ने साफ तौर पे कहा कि हमारा इस प्रकार का कोई इरादा नहीं। लेकिन अगर टर्की बड़े पैमाने पर अपने एयर डिफेंस रिसोर्सेज मूव कर दे और बड़े पैमाने पर अपने क्या कहते हैं
उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको असला दे रहा है, उनको बाकी चीजें देता है, तो इसराइल को लगता है कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, और उसके लिए एक किस्म से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा फ्रॉम द नदर्न बॉर्डर्स, जो वो नहीं चाहता। ऐसे में जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक किस्म से पीस मेकर का की कार्रवाई कर रहा है। वो इसराइल को भी समझा रहा है और टर्की को भी समझा रहा है, और दोनों देशों को वार्न किया है कि किसी भी हालत में ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें एक्सीडेंटल आप दोनों में युद्ध हो सके। बैक टू यू। हम्म। लेकिन लेकिन सर यहाँ पर चिंता की स्थिति ये है ना, क्योंकि इजराइल ने जो भी हाल के दिनों में हमला किया है सीरिया के अंदर, इसकी जानकारी अमेरिका को दी नहीं गई थी, और इसलिए अमेरिका की ओर से नाराजगी भी इसे लेकर जताई गई है। लेकिन करोड़ी सर, जरा आप ये समझाइए कि अगर इजराइल हमला कर रहा है सीरिया के अंदर, और अभी हमने देखा 2 दिन पहले एयरबेस पर वहां पर हमला हुआ है, एयरबेस का नाम है अबू दुहूर, और जब ये हमला हुआ था इजराइल की ओर से, इसकी जानकारी अमेरिका को थी नहीं, ऐसा अमेरिका की ओर से कहा गया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका इजराइल को समझाएगा तो अमेरिका इजराइल जो है मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि अब सीरिया पर हमले नहीं करने? क्योंकि सीरिया पर हमला होना सीधे आप समझे कि तुर्की शांत बैठेगा नहीं, और ऐसे में संघर्ष की स्थिति इजराइल और तुर्की के बीच में बढ़ने की संभावना है बड़े स्तर पर। आप क्या इस पर एनालिसिस कर पा रहे हैं? आगे होने क्या वाला है सर? देखिए पुनीता, जो एयरबेस पे इजराइल ने हमला किया है सीरिया पे, वो टर्की मैनेज करता है, उसको टर्की का असेट मान के चलता है। टर्की कहता है कि ये टर्की के असेट पे अटैक किया है, और कहीं भी अगर किसी भी देश के असेट पे अटैक होता है तो वो ये मान के चलते हैं कि उस कंट्री पे अटैक होता है। लेकिन क्या ये एस्केलेट होगा या अभी पैसिफाई हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये एस्केलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसा आपने शुरू में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नाजुक दौर से गुजर रही है स्थिति, क्योंकि ऑलरेडी 2 बहुत बड़े संकट हैं, यूक्रेन रशिया और यूएस और ईरान, और दोनों संकट ऐसे हैं कि दोनों ही पार्टियां जो लड़ रही हैं उनके लिए वार लड़ना मुश्किल हो रहा है और वार से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा धर्म संकट दोनों ही स्थितियों में आ रहा है। लेकिन दोनों में अब एक आधारभूत परिवर्तन हो रहा है। ये मिलिट्री लड़ाई, क्योंकि शुरू से ही ये लड़ाई तो ड्रोन और मिसाइल्स की थी दोनों ही साइड में, लेकिन अब जो टारगेट कर रहे हैं वो आर्थिक लड़ाई लड़े जा रही है। जो मिलिट्री लड़ाई नहीं होके आर्थिक ठिकानों को खत्म करना चाहते हैं। यही ईरान अमेरिका में हो रहा है, यही यूक्रेन रशिया में हो रहा है। तो इस तरह की जो आर्थिक स्थिति की लड़ाई हो रही है उसका ऑलरेडी दुनिया पे बहुत असर पड़ रहा है। इन देशों पे नहीं, दुनिया पे पड़ रहा है। दुनिया में सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ गया है, प्राइस राइज हो रहे हैं, कुछ देशों में आंदोलन शुरू हो गए हैं, जनता सड़कों पे आ गई है कि महंगाई को, विशेष रूप से तेल को लेके। तेल की महंगा होगा तो दूसरी चीजें भी महंगी होगी, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश चाहेगा कि ये एस्कालेट होगा, और अगर एस्कालेट होता है तो एक अलग संकट आ जाएगा, क्योंकि टर्की एक तरफ नेटो का सदस्य है और दूसरी तरफ अभी एक नया एग्रीमेंट और कर लिया है, ट्राइलेटरल, सऊदी, पाकिस्तान और टर्की। और इस एग्रीमेंट में भी यह है कि अगर एक पे अटैक होगा तो वो सब पे अटैक, तीनों पे अटैक माना जाएगा। यही नेटो की स्थिति है। तो क्या टर्की इन्वॉल्व होगा? मुझे नहीं लगता कि टर्की इस समय इन्वॉल्व होगा। हाँ, ये तो निश्चित रूप से कहेगा कि इजराइल सीरिया पे अटैक नहीं करे, और मुझे लगता है कि अब टर्की का प्रयास ये है कि सीरिया को ये जो डिफेंस एग्रीमेंट किया है, मक्का एग्रीमेंट, उसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी इसके समर्थन में आ गया है। ज्वाइन नहीं करेगा ईरान अभी, लेकिन ईरान ये मान के चल रहा है कि अब ये एग्रीमेंट हुआ है उससे अमेरिका को इस क्षेत्र से, पश्चिमी एशिया के क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है, बाहर रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ईरान साथ आ रहा है। लेकिन क्या इजराइल अपने अगेंस्ट में मानता है? निश्चित रूप से इजराइल मान के चलता है कि ये एग्रीमेंट है, ये इजराइल के अगेंस्ट में हो सकता है या है। तो ऐसी स्थिति में वो इजराइल अपना प्रयास करेगा कि इसमें दूसरे देश ज्वाइन नहीं करें, और उसमें मुझे लगता है
कि यूएई और इजराइल ने इजिप्ट को रोक लिया है, क्योंकि जब ये मक्का सर एक एग्रीमेंट छोटा की सा मैं प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुई। क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो आप स्थिति बता रहे हैं इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी। क्या आपको वाकई लगता है कि अगर अमेरिका, जैसा सर ने कहा, पीके सहगल सर ने कहा कि ज्यादा ये तनाव बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर तनाव बढ़ता है, अमेरिका की भूमिका आपको क्या लग रही है? अमेरिका क्या मध्यस्थता करवाने में सफल हो पाएगा इजरायल और तुर्की के बीच में? मुझे लगता है कि अमेरिका इसमें सफल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि एस्केलेट होगा। इसके अमेरिका के घरेलू कारण भी हैं और यहाँ का जो इस क्षेत्र की स्थिति है वो भी है, क्योंकि घरेलू लेवल पे ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है, जो उसका अप्रूवल रेट है, वो 33% पे आ गया है, बहुत ही लो लेवल पे आ गया है। जल्दी वहाँ चुनाव हैं। दूसरी तरफ इजराइल में भी अभी चुनाव होने वाले हैं, तो दोनों देशों में चुनाव हैं, तो इजराइल भी नहीं चाहेगा कि एस्केलेट हो और अमेरिका भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका खुद ऑलरेडी इन्वॉल्व है ईरान के साथ और उधर नेटो इन्वॉल्व है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अमेरिका इजराइल और टर्की को समझाने में सफल होगा और ये एस्केलेट नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से सीरिया ज्वाइन कर सकता है बहुत जल्दी इस एग्रीमेंट को, वो अमेरिका उसको रोक नहीं पाएगा, और टर्की भी चाहता है कि सीरिया ज्वाइन कर ले, तो टर्की को भी एक सुरक्षा का हालात लगे, क्योंकि जब ये ज्वाइन कर लेगा मक्का एग्रीमेंट, तो अगर सीरिया पे इजराइल अटैक करेगा तो पाकिस्तान, सऊदी और टर्की तीनों पे अटैक माना जाएगा। तो वो स्थिति बनाने की कोशिश टर्की इस समय करेगा और उसको अमेरिका और इजराइल रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इजराइल और टर्की के बीच में स्थिति बिगड़ने नहीं देगा अमेरिका इस समय, ये प्रयास होगा अमेरिका का। और मुझे लगता है इजराइल और टर्की भी नहीं चाहेंगे कि एस्केलेट हो, अपने अपने कारण हैं दोनों के। जी पुनीता। बिल्कुल। और सर, क्योंकि पीके सहगल सर, इस बात, ये सवाल मैं आपसे भी लूंगी, आपको क्या लगता है अमेरिका की भूमिका क्या वाकई में इजराइल अगर मध्यस्थ करवाता है, जैसा सर ने कहा कि हाँ अमेरिका इसमें सफल हो जाएगा, लेकिन क्या इजराइल मानने के लिए तैयार होगा? क्योंकि लेबनान की स्थिति में तो हमने देखा अमेरिका कह रहा था कि सीज फायर का उल्लंघन मत कीजिए, लेकिन फिर भी बमबारी हो रही थी इजराइल के द्वारा। एक सवाल तो ये, दूसरा ये, क्या इजराइल को इस बात का डर है, जैसा हमने देखा है इजराइल ईरान को लेकर हमेशा से कहता रहा है कि ईरान को जब तक हम खत्म नहीं कर देंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्या सीरिया में तुर्की को लेकर भी वही डर इजराइल के अंदर है, इस वजह से वहां पर हमले शुरू हो गए हैं? देखो, जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल को बहुत जबरदस्त डर है कि आने वाले समय में, कुछ सालों में सीरिया जो है एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग देश हो सकता है, जो उसके नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए हानिकारक हो। लेकिन उसके बावजूद मुझे 100% यकीन है कि अमेरिका जरूर सफल होगा। अमेरिका नहीं चाहेगा किसी प्रकार से इसराइल और टर्की के बीच में युद्ध हो, क्योंकि जैसे कि तोड़ीमल सिंह जी कह रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी मिडिल ईस्ट में। आपके जो हौथीज हैं वो और भी रेड सी के ऊपर हमला करते रहेंगे, और जैसे कि मैंने कहा, टर्की की जबरदस्त पकड़ है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के ऊपर, रेड सी के ऊपर, एजियन सी के ऊपर और ब्लैक सी के ऊपर। और टर्की अगर साथ नहीं देगा तो बड़े पैमाने पर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो गया, उधर बाबल बंदे भी बंद हो गया, और दुनिया में बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाएगी, और उसका डायरेक्ट असर जो है अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा, और जहाँ तक इजरायली इलेक्शन है उसके ऊपर भी। दूसरा जो है, इसराइल बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसकी ईरान के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है, वो सीरिया के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है, उधर यमन के अंदर भी इन्वॉल्व है हूथीज के अगेंस्ट, उधर हमास के साथ भी है गाजा में, फिर लेबनान में हूथीज के साथ भी है। उसके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स हैं, वो भी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध बढ़े। और अगर अमेरिका उसको साथ नहीं देता, हर प्रकार से उसको मटेरियल सपोर्ट नहीं देता, उसको आर्सेनल नहीं देता, उसको एयर टू एयर रिफ्यूल्स नहीं देता, उसको हवाई जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स नहीं देता, तो किसी प्रकार से इसराइल ये कार्रवाई कर ही नहीं सकता। और अमेरिका ने साफ तौर पे उसको इशारा दे दिया कि वो किसी प्रकार से नहीं चाहते कि इसराइल और टर्की के बीच में युद्ध हो। और साथ ही जैसे कोडी सिंह जी ने कहा कि एक और इशू भी आ जाती है कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और टर्की के अंदर, दैट इज अनदर इशू दैट इसराइल कैन नॉट इग्नोर। पाकिस्तान इज ऑल्सो न्यूक्लियर स्टेट, सो इज इजरायली अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट। और किसी हालत में इसराइल जो है अपनी एग्जिस्टेंस को, फिर आपको याद रखना कि इसराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, जहाँ तक टर्की की पॉपुलेशन है, अबाउट 9 टाइम्स बिगर है, एरिया ह्यूज है वीजा भी
फॉर्चुनेटली इनके कोई कंटिगुअस बॉर्डर्स नहीं है, लेकिन अगर हवाई हवाई हमले होते तो इसराइल इनिशियली हामी होगा। इसराइल के पास बेटर एयर पावर है, लेकिन टर्की के पास में इक्वली स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है बिकॉज ऑफ S-400 और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस। और अगर टर्की बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम कायम कर देता है सीरिया के अंदर भी, तो सीरिया के अंदर भी उनके हवाई जहाज गिराए जा सकते हैं। ऐसे में मुझे मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से इसराइल चाहेगा कि, लेकिन एक्सीडेंटल झड़प हो सकती है। और अमेरिका की जबरदस्त कोशिश है कि ये एक्सीडेंटल झड़प अगर हो भी जाए तो बड़े वॉर में कन्वर्ट ना हो। तो मुझे एज ऑफ टुडे चांसेस ऑफ अ डायरेक्ट वॉर बिटवीन इसराइल एंड टर्की मेरे मुताबिक बिल्कुल लो है, नॉट इवन 25 to 30%। और अमेरिका हर हालत में यकीन करेगा कि ये झड़प जो है आगे आगे ना बढ़े। बिल्कुल। और सर देखिए, अगर पहले से ही ईरान के साथ उलझा हुआ अमेरिका है, और जैसा सर ने कहा कि देखिए चुनाव है, और ऐसे में अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि स्थिति उसके विपरीत हो, और कोशिश वो पूरी लगाएगा कि अब एक नए संघर्ष की शुरुआत ना हो। लेकिन सर ये समझाइए, करोड़ी सर, पश्चिम एशिया में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? कितना असर इसका आर्थिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगर ये तनाव लंबा बढ़ता है तो? देखिए पुनीता, जो पश्चिमी एशिया की स्थिति है वो ऑलरेडी तनावपूर्ण ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी हालात खराब है और कूटनीतिक दृष्टि से भी बड़ी जटिलताएं बन रही हैं। तो अब जो डिफेंस पैक्ट बना है, मक्का पैक्ट जिसको हम कहते हैं, इसके अगेंस्ट में इजराइल एक नया ट्विस्ट ला सकता है। वो ये है कि इजराइल ने पहले प्रपोज कर चुके हैं नेतन्याहू साहब हेक्सागोन अलायंस। उसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हो सकते हैं, क्या यूएई शामिल हो सकता है, और निश्चित रूप से इजराइल प्रयास करेगा कि जो इधर के कंट्री हैं ईरान के आसपास के, उनको सम्मिलित किया जाए। तो ये जो संकट की स्थिति है ये इस क्षेत्र से बाहर भी जा सकती है, क्योंकि इजराइल ये चाहेगा कि हेक्सागोन अलायंस में साइप्रस को सम्मिलित किया जाए, और साइप्रस और टर्की के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इजराइल को एक और बेस मिल जाएगा टर्की के बिल्कुल पास में। तो इजराइल ये प्रयास करेगा कि जो हेक्सागोन का एक कंसेप्ट है, ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि हेक्सागोन अलायंस बनाएगा, और वो जो इस्लामिक एक्सिस है उसके अगेंस्ट में होगा। तो एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि ये जो पैक्ट हुआ, मक्का पैक्ट, ये इस्लामिक यूनिटी को दिखाता है, और अगर ये इस्लामिक यूनिटी है तो ऐसी स्थिति में इजराइल का जो अलायंस होगा उसमें इस क्षेत्र का कौन सा देश ज्वाइन करेगा? क्या इजिप्ट ज्वाइन करेगा, क्या यूएई ज्वाइन करेगा? मुझे नहीं लगता कि इजिप्ट ज्वाइन करेगा। इजराइल प्रयास करेगा कि यूएई को ज्वाइन करवाया जाए। अगर यूएई सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसके बारे में समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।